नमस्कार, द नागरिक में आप सभी का स्वागत है। सुनील शुक्ल की नज़र से कार्यक्रम में एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ में उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री जी की मथुरा यात्रा। जिस दिन राजस्थान में चुनाव प्रचार समाप्त हुआ, उसी अंतिम दिन प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मथुरा की यात्रा पे पहुँचे। उन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थान का दर्शन भी किया और ब्रिजराज उत्सव में उन्होंने भागीदारी की। मीरा बाई के 525वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने ₹525 का क्या कि एक सिक्का भी जारी किया और मीराबाई के योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने मीराबाई के जन्मस्थान गुजरात के द्वारिका और राजस्थान के बीच में एक आपसी संबंधों की विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने बताने की कोशिश की कि किस तरह का लगाव मीराबाई का न केवल मथुरा से था, बल्कि उन्होंने अपना जीवन, बाकी शेष जीवन उन्होंने द्वारका में बिताया। एक तरह एक तरह से मीराबाई के साथ-साथ उन्होंने गुजरात और उत्तर प्रदेश के संपर्कों और संबंधों की भी व्याख्या करने की कोशिश की। पूरे ब्रज क्षेत्र का उन्होंने उल्लेख किया जिसमें मध्य प्रदेश के राजस्थान के पड़ोसी राज्य राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर का विशेष रूप से उन्होंने उल्लेख किया, उसके संपर्कों का उल्लेख किया और ये कहा कि ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के जो इलाके हैं, उनके विकास की रूपरेखा कैसे तैयार की गई है। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में अयोध्या में राम मंदिर का उल्लेख किया। मध्य प्रदेश में महाकाल उज्जैन के परिसर के विकास की बात की। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण का उल्लेख किया और ये बताने की कोशिश की कि तमाम धार्मिक स्थलों के विकास के लिए केंद्र की सरकार, राज्य सरकारों के सहयोग से किस तरह से तत्पर है और लोगों की भावनाओं और आस्थाओं के अनुकूल काम कर रही है। अब ये सवाल पैदा होता है कि मथुरा की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी की केवल ब्रजराज उत्सव में भागीदारी ही करना था, मीराबाई को याद करना था या इसके कुछ राजनीतिक लक्ष्य भी थे, कुछ राजनीतिक हित भी थे, कुछ राजनीतिक उद्देश्य भी थे। मेरा मानना यह था कि इसके राजनीतिक उद्देश्य थे। राजस्थान में चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद मथुरा जाना और मथुरा से भरतपुर और धौलपुर के इलाके के लोगों को संबोधित करने की कोशिश थी। 2018 के चुनाव में इन दोनों जिलों राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर के 11 विधानसभा सीटों में से केवल 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। भरतपुर और धौलपुर आमतौर पर कांग्रेस का प्रभाव वाले क्षेत्र माने जाते हैं और कांग्रेस के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल का भी वहाँ असर है। भरतपुर की एक सीट पर पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में भी राष्ट्रीय लोक दल के एक उम्मीदवार को जीत मिली थी और उन्हें अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री का पद भी मिला था। इस बार भी राष्ट्रीय लोकदल को एक सीट कांग्रेस ने दिया है और कांग्रेस गठबंधन के साथ राष्ट्रीय लोकदल चुनाव मैदान में है। भरतपुर और धौलपुर के 11 विधानसभा सीटों पर निगाह रखते हुए प्रधानमंत्री ने यात्रा की और वहां से उन्होंने इसका बाकायदे उल्लेख भी किया। उन्होंने चुनाव की बात तो नहीं की लेकिन बाकायदे उन्होंने उल्लेख किया और ब्रज क्षेत्र के साथ इन दोनों जिलों के संबद्धता का भी रेखांकित किया। उन्होंने इन इलाकों के विकास की ही बात कही। लेकिन क्या वजह थी कि राजस्थान चुनाव के तत्काल बाद, राजस्थान चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन ही मथुरा ये कहा जा सकता है कि कार्यक्रम पूर्व निर्धारित रहा होगा। ये भी कहा जा सकता है कि मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर जो आयोजित कार्यक्रम था मथुरा में, उसमें भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री जी का ये कार्यक्रम पहले से निर्धारित रहा होगा। इसमें कोई बहस नहीं हो सकती है। लेकिन मीराबाई को इसी समय याद करना क्या ये महत्वपूर्ण इसकी व्याख्या नहीं की जानी चाहिए? प्रधानमंत्री जी की मीराबाई को लेकर के उन्होंने एक्स पर एक लिखा भी
और इसके पहले तो मुझे मेरी स्मृतियों में नहीं है। मैं और भी मैं जाँच देखने का प्रयास कर रहा था कि इसके पहले मीराबाई के ऊपर कब ट्वीट किया आपने उस समय के अपने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा कब टिप्पणी की गई, कब उनको याद किया गया? मुझे कुछ सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं पड़ा। हो सकता है किसी की न जानकारी में हो लेकिन मेरी नज़र में नहीं आया। इस तरह के सांकेतिक यात्राएँ प्रधानमंत्री जी करते रहे हैं, विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान। आप याद कीजिए अभी हाल के छत्तीसगढ़ के चुनाव के दौरान, छत्तीसगढ़ के में चुनाव प्रचार समाप्त हुआ और प्रधानमंत्री जी झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान पे पहुँच गए। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान पर उनकी ये पहली यात्रा थी। जबकि इसके पहले वो 2 यात्राएँ झारखंड की कर चुके थे, वो बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पे कभी नहीं गए। बिरसा मुंडा के जन्मस्थली को या जो स्मारक वहाँ बना है, वह स्मारक उस समय की मधु कोड़ा सरकार ने बनवाया था। उसके विस्तार के लिए जो पिछली पूर्णकालिक सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, रघुवर दास जी के नेतृत्व में वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उस स्मारक का कोई बहुत विस्तार नहीं हुआ। जो आज खूंटी जिला है, जिस जिले में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है, उस खूंटी जिले का निर्माण भी मधु कोड़ा की सरकार ने ही किया था। आगे चल कर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस जिले के विकास में या बिरसा मुंडा जी के जन्मस्थल के आस-पास के विकास में या भगवान बिरसा मुंडा के परिजनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने या और उनको प्रोत्साहित करने के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी की झारखंड सरकार ने किया हो, इसके कोई सार्वजनिक प्रमाण मिलते नहीं हैं। जो बिरसा मुंडा के परिवार में एक सज्जन हैं जो उनके स्मारक की देख-रेख करते हैं, उनके 2 बच्चों को झारखंड सरकार ने नौकरी संभवतः दी है, वह भी मधु कोड़ा सरकार के दौरान ही मिला था। और वो भी जो नौकरी भी मिली है, वह म म संभवतः चतुर्थ श्रेणी कैटेगरी की नौकरियाँ हैं। वो लोग बार-बार कहते रहे कि उनको थोड़ी बेहतर नौकरी मिल जाए, लेकिन संभवतः हो नहीं पाई। तो बिरसा मुंडा के जन्मस्थल पर जाकर के भी इस तरह की कोशिश थी कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया जाए और ये संदेश देने की कोशिश की जाए कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समुदाय के प्रति प्रतिबद्ध है। उनके विकास के प्रतिबद्ध है और उनके जो जननायक हैं, उनका सम्मान करती है। बार-बार उल्लेख करती है भारतीय जनता पार्टी कि म म द्रौपदी मुर्मू जी को, जो एक आदिवासी समाज से आती हैं, उनको राष्ट्रपति पद पे निर्वाचित करने में उनका योगदान था और यह भी आरोप लगाती है कि कांग्रेस उनके निर्वाचन का विरोध कर रही थी। एक 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 न नैरेटिव बनाने की हमेशा कोशिश की गई कि आदिवासी समुदाय के प्रति कांग्रेस का रवैया एक नकारात्मक रहा है या उसके प्रगति में और तरक्की में या मुख्य धारा में लाने में कांग्रेस ने यो योगदान नहीं किया, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन प्रतीकों के माध्यम से विभिन्न समुदायों को जो आकर्षित करने की का प्रयास भारतीय जनता पार्टी उसके नेता करते रहे हैं, वही एक कोशिश भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान के दौरे के समय देखा जाना चाहिए। अगर आप किसी का सम्मान करते हैं, तो एक अवसर विशेष पे ही क्यों? इसके पहले क्यों नहीं, उसके बाद क्यों नहीं? उस स्थानों के विकास के लिए आप कौन-सा कार्यक्रम चलाते हैं? कौन-सी योजनाएँ लागू करते हैं? ऐसे कौन से प्रयास करते हैं कि झारखंड जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए बिरसा मुंडा के जन्म स्थान का जाने के लिए एक आकर्षण हो? लोग वहाँ जाएँ, एक कोई संग्रहालय हो जिसको लोग जाकर के देखें। वहाँ आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाए, जिससे जो वहाँ जाए अगर उसको उसको वहाँ रुकना चाहे तो उसको रुकने के लिए एक अवसर मिल सके। एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के प्रयास पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने क्या किया और पूर्ववर्ती हेमंत सोरेन की सरकार के पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने क्या किया? और अगर ऐसा कुछ आप नहीं करते हैं, तो केवल प्रतीक के रूप में इन यात्राओं का क्या मतलब है? जाना बिल्कुल उसको उसकी सराहना की जानी चाहिए, वो स्वागत योग्य है। लेकिन अभी क्यों? ये भी सवाल पैदा होना चाहिए कि जब चुनाव चल रहा है पड़ोसी राज्य में, तभी क्यों? उसके पहले क्यों नहीं? और एक सुविचारित तरीके से उन स्थानों के विकास की पहल क्यों नहीं? उस समुदाय से जुड़े हुए लोगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने या विकास जो देश की तरक्की या उन्नति हुई है, उस तक उसकी छाप उन तक पहुँचाने की कोशिशें क्यों नहीं दिखाई पड़ती? और अगर नहीं दिखाई पड़ती, तो उसको चुनावी यात्रा क्यों ना माना जाए? इसके पहले भी अगर आप याद कीजिए कि जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा था, उसी समय प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश की यात्रा पे गए थे।
बांग्लादेश की यात्रा के दौरान उन्होंने वहाँ पे जो पश्चिम बंगाल में एक मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं, उनके जो धार्मिक गुरु हैं, उनके जन्म स्थान पे भी हो गए। ये हरिचंद और गुरुचंद, ये 2 बहुत ही सम्मानित उनके मतुआ समुदाय के गुरु रहे हैं। उनके जन्म स्थान पर भी गए थे और सतक्षीरा जिले में जो सोरेश्वरी मंदिर का भी उन्होंने भ्रमण किया था। वहाँ भी जाकर के उन्होंने पूजा अर्चना की थी। अच्छी बात है, किसी किसी जगह गए हैं और एक हमारे कोई उस देश का कोई आस्था का केंद्र है, जिससे हम भी जुड़े हुए हैं, वहाँ जाना एक प्रशंसनीय बात है। एक स्थानीय लोगों के साथ हम अपना जुड़ाव भी महसूस करते हैं, वहाँ के लोग भी हमसे एक जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन यह चीज़ें तभी क्यों याद आती हैं, जब किसी राज्य विशेष में चुनाव हो रहा है और उस राज्य विशेष का संबंध उस संबंधित स्थान से हो। मतुआ समुदाय पश्चिम बंगाल में एक अच्छी खासी इनकी संख्या है और उस समुदाय के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की ये कोशिश मानी गई थी। उस यात्रा के बाद दोबारा कभी किसी कभी कोई चर्चा भी नहीं हुई। उस स्थान के विकास के लिए या उस स्थान पे लोगों के आने-जाने के प्रेरित करने के लिए कोई पहल नहीं दिखाई पड़ी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्रों में यह कहती है कि वो अगर वो सत्ता में आई विभिन्न राज्यों में, तो वहाँ के लोगों को अयोध्या की यात्रा कराएगी। राम मंदिर जो निर्माणाधीन है जिसका मतलब अगले साल 22 जनवरी को जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वहाँ लोगों को ले जाने की बात वो कहती है। इसी तरह से अगर आप मतुआ समुदाय के धार्मिक गुरुओं के जन्म स्थान पे गए, तो क्या अगर इस तरह का प्रोत्साहित किया जाए कि अगर मतुआ समुदाय के लोग अपने धार्मिक गुरुओं या जोगेश्वरी देवी मंदिर के दर्शन करने लिए अगर कोई जाना चाहते हैं, तो सरकार उनको फैसिलिटेट करेगी या पार्टी उनको फैसिलिटेट करेगी। उनको उनको सहायता प्रदान करेगी और वो उन यात्राओं को सफल बनाने का प्रयास करेगी। विदेश मंत्रालय इस बात की कोशिश करेगा कि अगर वहाँ लोग जाना चाहते हैं, तो आसानी से उन यात्राओं को पूरी कर लें और जो वहाँ पे उनको सहयोग चाहिए, वह हाई कमीशन जो बांग्लादेश का है, वह उनको राहत पहुँचाएगा। ये पहल क्यों नहीं की जाती? सवाल इस बात का है और अगर ये पहल नहीं की जाती है, तो क्यों नहीं माना जाएगा कि आप केवल चुनावी लाभों के लिए, राजनीतिक लाभों के लिए, दलीय हितों के लिए इस तरह की यात्राएँ की जाती हैं? इस बात को क्यों नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए? मीराबाई के 525 साल पहले पैदा हुए। 525 साल के दौर पिछले कई सालों से 10 सालों से प्रधानमंत्री पद पे हैं। उसके पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठित नेता हैं, जननायक हैं, उनके लोकप्रियता में कोई बहस नहीं है। लेकिन इसी मौके पर मीराबाई को याद करने का क्या उसका राजनीतिक संदेश नहीं लिया जाना उसका राजनीतिक संदर्भ नहीं लिया जाना चाहिए? सवाल इस बात का है। और जिस तरीके से प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है कि कृष्ण जन्म स्थान पे जाने वाले, वहाँ दर्शन करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। संभवतः सही भी हो, लेकिन मथुरा जाने वाले तो अनेक लोग रहे हैं। जो वहाँ की मथुरा की रिफाइनरी है, वो मथुरा की रिफाइनरी का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, जो मथुरा गई थी। वो जन्मस्थान गई थी या द्वारकाधीश के मंदिर गई थी या नहीं गई थी, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन ये तो तथ्य है कि मथुरा रिफाइनरी के शिलान्यास में गई। मथुरा रिफाइनरी के बनने से मथुरा जिले के आर्थिक विकास में क्या योगदान हुआ? वहाँ के लोगों को रोज़ी-रोज़गार के अवसर कितने मिले? ये भी एक चर्चा का विषय होना चाहिए। ये अलग विषय भी एक है, लेकिन मथुरा की यात्रा केवल ब्रजराज उत्सव में भागीदारी प्रधानमंत्री जी की थी, यह स्वीकार करने में थोड़ी असुविधा होगी और यह सामान्य रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इसका राजनीतिक मतलब नहीं था। इसका पूरा का पूरा राजनीतिक मतलब था और यह राजस्थान के चुनाव में, खास से पूर्वी राजस्थान के जो ये 2 जिले हैं या पूर्वी राजस्थान के अन्य जो जिले आस-पास के जिले हैं, उन जिलों के मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश रही है। प्रधानमंत्री जी पहले भी यह किए हैं कि अगर किसी राज्य में चुनाव प्रचार बंद हो गया, तो उसके पड़ोसी राज्य में जाकर के उन्होंने कोई कार्यक्रम किए। प्रधानमंत्री का कहीं आना-जाना कानूनी रूप से गलत नहीं हो सकता, संवैधानिक रूप से गलत नहीं हो सकता।
लेकिन एक मर्यादा की बात उठती ही है कि अगर किसी राज्य में चुनाव हो रहा है, पड़ोस के राज्य में चुनाव है, तो हम उस राज्य में जाकर के कोई इस तरह की चुनावी भाषण न करें या कम से कम सार्वजनिक रूप से अपनी उपस्थिति को न दर्ज कराएँ। जब निर्वाचन आयोग संबंधित राज्यों में चुनाव प्रचार में लगे हुए नेताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को वह मतदान क्षेत्र, वह इलाका विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र चले जाने के लिए कहता है, जहाँ के वो मतदाता नहीं है, लेकिन चुनाव के प्रचार में लगे हुए थे। तो इस एक आदेश या इस एक निर्देश का क्या मतलब है? कि उस क्षेत्र में वो लोग रहें, जो उस यहाँ के मतदाता हैं और जो सार्वजनिक गतिविधियाँ हैं, वो ठप रहें। या उस दौर में तो बहुत प्रभावी हो सकता था, जिस दौर में इस तरह के डिजिटल उपस्थिति लोगों की नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, कि आप देश के किसी कोने में कोई बात कहें और वो लोगों को दिखाई नहीं पड़ा, तो सब कुछ दिखाई पड़ता है। तो क्या मैं एक 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 इस तरह की मर्यादा का पालन हम नहीं कर सकते? कि चुनाव को प्रभावित करने की जो अन्य कोशिशें हैं, कुछ और जिसके लिए कुछ नियम नियमावली बनाई गई है, उसका हम पालन करें? अगर इस तरह के नियमों नियमावली के पालन की अपेक्षा हम सामान्य नागरिकों से करते हैं, तो विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं से क्यों नहीं की जानी चाहिए? और अगर प्रमुख दलों के राजनीतिक नेता और प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए लोग, अगर इस तरह की पहल करेंगे, तो क्या इसका संदेश नीचे नहीं जाएगा? हम अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जिस नैतिकता की अपेक्षा करते हैं, उस लक्ष्यों को पाने में क्या बल नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी? और क्या नैतिक मर्यादाओं का पालन किए बगैर हम अपनी संस्थाओं को, परंपराओं को, मान्यताओं को मजबूत कर सकते हैं? और अगर उन्हें म म इन इन परंपराओं, मान्यताओं को मजबूत करने की आवश्यकता है, तो क्या जो या राह दिखाने की ज़रूरत की अपेक्षा हम बड़े नेताओं से नहीं करेंगे? अगर बड़े नेता जिनका जिनका जिनकी लोकप्रियता है, जिनके प्रति लोगों का सम्मान है, अगर वो उनका अनुसरण करेंगे, तो निश्चित रूप से सामान्य लोगों के बीच भी इसका असर पड़ेगा। या देश में तमाम कार्यक्रम होते रहते हैं, हर जगह प्रधानमंत्री जी तो नहीं जाते। अगर अगर इस ब्रजराज उत्सव में प्रधानमंत्री जी गए, तो या इसको थोड़ा आगे-पीछे भी किया था, लेकिन ये भी सही है कि 525वीं जयंती है, उसी दिन है, तो उसी दिन है। लेकिन यह तो हो सके जैसे अन्य कार्यक्रमों में नहीं, ढेर सारे कार्यक्रमों में नहीं जाती है। इस कार्यक्रम में भी अपनी उपस्थिति को वह डिजिटल कर सकते थे। ये भी संभव था कि वहाँ बिना गए, जैसे तमाम कार्यक्रमों में वो डिजिटली उपस्थित रहते हैं, संबोधित करते हैं, सफलतापूर्वक संबोधित करते हैं। कोरोना काल के दौरान तो प्रधानमंत्री जी की डिजिटल उपस्थिति बहुत सराहनीय रही। उस तरह से उस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। मतलब कोई भी तरीका ले सकते हैं। हम कोई सलाह देने की उनको आवश्यकता नहीं है। कुछ कुछ भी वो कर सकते हैं। एक ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जिससे लोगों में संदेश जाए। सामान्य लोगों में संदेश जाए कि जिन मर्यादाओं की पालन की अपेक्षा हम करते हैं, उन मर्यादाओं की तरफ लोग बढ़ते हुए दिखें। अगर हम अपने चुनावों को तटस्थ ईमानदारी से और प्रभावहीन तरीके से करना चाहते हैं, लोगों को सोचने-समझने का अवसर देना चाहते हैं, आखिर चुनाव प्रचार क्यों बंद कर दिया जाता है, 1 दिन पहले? इसलिए कि लोग जितना प्रचार चल रहा है, उस पर अपना चिंतन करें, एक स्वतंत्र निर्णय ले सकें वो। किसी आवेग में, किसी दबाव में वो निर्णय लेने के लिए बाध्य ना हो। और इन्हीं इस प्रक्रिया को सुगम बनाने की स्थिति है कि चुनाव प्रचार को में रोक लग जाती है, कि अब इसके बाद चुनाव प्रचार नहीं होगा। आप व्यक्तिगत रूप से घर-घर जाके प्रचार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी से भी यह उम्मीद की जाती है। हर दल के उन बड़े नेताओं से उम्मीद की जाती है, जिनको जनता सुनती है, समझती है, उनका अनुसरण करने का प्रयास करती है। मैं और ये जो हाल की दोनों यात्राएँ थी, इस चुनाव के दौरान, इन 5 राज्यों के चुनाव के दौरान, जो प्रधानमंत्री की यात्रा थी झारखंड में खूंटी जिले की, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान, जो छत्तीसगढ़ राज्य के चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद उन्होंने किया था और इस समय जो कल उन्होंने यात्रा की मथुरा की, जो राजस्थान में चुनाव प्रचार बंद होने के बाद किया। इन दोनों ही यात्राएँ मेरा अपना मानना है कि यह राजनीतिक हितों के लिए थी। इससे राजनीतिक लक्ष्य भी पाने का प्रयास किया गया। और इन दोनों यात्राओं को प्रधानमंत्री जी टाल सकते थे या किसी अन्य तरीके से उसमें वो शामिल हो सकते थे और इन दोनों आयोजन को और गरिमा प्रदान कर सकते थे। लेकिन निश्चित रूप से अगर कोई अन्य अगर उनके व्यक्तिगत उपस्थिति से जो राजनीतिक लाभ पाने का लक्ष्य रखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने,
वह अन्य तरीके से नहीं पा सकती थी। लेकिन क्या दलीय हित, राजनैतिक हित, समाज निर्माण से बड़े हित बड़े लक्ष्य हैं? लोगों को प्रेरित करने, एक मजबूत राष्ट्र बनाने, एक जिसमें मूल्यों और मर्यादाओं का स्थान हो। इस लक्ष्य से बड़ा लक्ष्य है राजनीतिक हित? क्या हम अपने राष्ट्र निर्माण या समाज निर्माण की प्रक्रिया में अपने दलीय हितों और राजनीतिक हितों को किनारे नहीं रख सकते? ये बड़ा सवाल है और निश्चित रूप से लोग अपने नेताओं का अनुसरण करते हैं और नेताओं से ये अपेक्षा की जाती है कि कम से कम उन नैतिक मर्यादाओं का पालन करें, जिससे समाज प्रभावित होता है। आज बस इतना ही, कल फिर किसी नए विषय नई चर्चा के साथ उपस्थित होऊँगा। नमस्कार।